बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, बहुत बड़े बड़े फैसले, बहुत बड़ी बड़ी खबरें जो आज हफ्ते के आखिरी दिन देखने में आ रही हैं। उसमें सबसे पहले जी जो पीटीआई की तरफ से कुछ कयास आराइयों की इत्तला मिली है जी कि कयास आराइयाँ हो रही हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में। इमरान खान साहब ने कहा, उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन इमरान खान साहब ने जो एक मीटिंग हुई थी उसके अंदर क्या किया कि तमाम जो तंजीमें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको तहलील कर दिया और कुछ रुकनों के ऊपर 21 अफराद के ऊपर जो मेन लीडर्स हैं उनके ऊपर एक तंजीम बना दी है कि वही फिलहाल मुशावरत के बाद फैसला किया करेंगी। अब ये हुआ है केपीके के बल्दियाती इलेक्शंस के बाद, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो उम्मीदें थी वो पानी में मिल गई, खाक में मिल गई, क्योंकि सोच रहे थे कि शायद केपीके क्योंकि एक स्ट्रांग होल्ड बन चुका है, किला बन चुका है, तो वहां का बल्दियाती जो निजाम है वो भी पीटीआई को सपोर्ट करेगा। बट इट डिडंट हैपन। हुआ क्या कि खासतौर पे जेयूआईएफ और जेयूआई ऑफ कोर्स जितनी भी तंजीमें हैं, खासतौर पे एएनपी भी साथ में, वो काफी मेयर्स की सीट्स बल्दियाती में जितने भी इंतखाबात थे उसमें काफी हद तक वो बरतरी ले गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। अब इजलास में ऑफ कोर्स जो बातें हो रही थी उसके अंदर तो ये कहा गया कि अभी जब हतमी नताइज आ जाएंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसके बाद देखते हैं क्या करना है आगे, क्या सिलसिला रहेगा। और अभी भी उम्मीद है कि शायद बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल होगी, बहुत बुरा हाल नहीं हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ अंदर की खबरें जो निकली हैं वो ये है कि खासतौर पे इमरान खान साहब ने कुछ क्वेश्चन मार्क्स लगाए हैं। वो क्वेश्चन मार्क्स क्यों लगाए गए हैं? नंबर 1, अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू, राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू, खासतौर पे इन्होंने जिस तरह की बातें की हैं नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से, वो आएंगे, वो वापस आ रहे हैं, अब वाकई क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, या क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस पे तो पीएमएलएन के कोई तर्जुमानी बात करेंगे, लेकिन खबरें इस तरह की गर्दिश कर रही हैं। तो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने भी इस पे बात की और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो शख्स जिसको अदालतों ने खासतौर पे सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं किया, या जो अपने आप को डिक्लेयर तमाम जो मनी ट्रेल है वो साबित नहीं कर सका, अपने आप को कोर्ट से बरी नहीं करवा सका, उसके खिलाफ केसेस हैं, वो कैसे आकर चौथा वज़ीर आज़म बन सकता है? अब ये परेशानी में का है या ऑफ कोर्स अजरा मजाक का है? अब ये तो मैं तो नहीं ऑफ कोर्स ये जज कर सकूंगा, लेकिन इस तरह की बातें जो हैं वो जरूर हुई हैं इस आला क़यादत की इस मीटिंग के अंदर। तो इस पे आज बात करेंगे, केपीके के हवाले से भी बात होगी, साथ साथ अभी आगे भी कुछ बल्दियाती जो सिलसिला है वो चलने वाला है इस्लामाबाद में भी। तो लेट्स सी कि आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी। मेरे पास सबसे पहले इस वक्त जो मौजूद हैं पैनल में जनाब मुबशिर मीर साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। मुबशिर मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर जरा बताएंगे जो पहले तो अंदरूनी कहानी की जो आज निकल कर आई है इजलास में जी, वज़ीर आज़म साहब ने बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो छोड़े हैं। क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? क्यों उनको वापस लाया जा रहा है? राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू, अयाज सादिक की गुफ्तगू, मैं लंदन जा रहा हूं, वापस उनको साथ लेकर आऊंगा। तो पहले तो नवाज शरीफ साहब की वापसी को आप किस तरह देखते हैं, फिर उसके बाद जरा आगे बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जनाब। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रही है, राइट, और अभी भी ऐसी ही हमें नजर आती है कि कोई भी चीज हतमी नहीं है कि यहाँ पे ऐसा ही है। पाकिस्तान की तारीख हमें बताती है, खास तौर पर गुज़श्ता 30-40 साल की, कि चंद एक लोगों को छोड़कर जो अपनी पार्टी के साथ जो है वो शुरू दिन से काम कर रहे हैं, जो खा वो किसी भी पार्टी में है, लेकिन बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी चेंजेस होती रहती हैं, और वो चेंजेस जो हैं वो यकीनन ऐसी उसके पीछे कुव्वतें कार फरमा होती हैं कि वो एक सिग्नल के इंतजार में होती हैं कि अगर कोई सिग्नल जो है वो किसी और दरख्त पर उड़कर बैठने का है तो उस दरख्त की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। तो लिहाजा अगर नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या आ सकते हैं, ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई हैरान कुन बात हो सकती है। अच्छा। वैसे उनका मुल्क है, वो इस मुल्क के वजीर आज़म भी रहे हैं, तो वो आ तो सकते हैं, लेकिन हाँ इस वक्त क्या पोजीशन है, इस वक्त जो पोजीशन है, शायद ये जो उनके जो रुफका हैं या उनके जो वज़रा रहे हैं वो जो बात कर रहे हैं, तो ये तो वो बड़ी देर से कह रहे हैं कि वो अनकरीब आ जाएंगे, अनकरीब हमारे दरमियान में होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त अदालती सूरत हाल है, जो उनकी कानूनी पोजीशन है नवाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब ऐसी कोई स्ट्रगल उस वक्त तक करने का इरादा नहीं रखेंगे जब तक कोई ये कंफर्म ना हो जाए कि उनके आने के नतीजे में उन्हें कोई अहम पोजीशन जो है वो मिल सकती है। अदरवाइज और जो अभी कानूनी पोजीशन है उनको कानूनी तौर पर ओवरनाइट चेंज भी नहीं मिल सकती। लिहाजा
मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब फौरी आ रहे हैं। ठीक है, चलें, आप ये नहीं समझते। इरफान जिलानी भाई ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई सूरत हाल बड़ी खराब, कुछ गंभीर होती नजर आ रही है। सुना है नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, कुछ परेशानी है, कुछ पीटीआई के की तंजीम साजी में, कुछ आपकी अपनी तंजीम साजी खराब हो गई है, क्या सिलसिला है सर? नहीं, वो भी किसी ने लतीफा मुझे सुनाया। नहीं, किसी ने मुझे एक लतीफा सुनाया। अच्छा, चलें। कि खान साहब ने जो है वो पार्टी को नई तंजीम साजी के लिए तहलील कर दिया। ठीक है। तो लोग जो है ना वो तलाल चौधरी को देखने लग गए। तो अच्छा, अभी तो सब पीटीआई को देख रहे हैं सर, अभी तो आपकी तरफ ध्यान है। नहीं, आपका सवाल मुझे बताएं स्पेसिफिक। सवाल ये है कि आपको क्या लग रहा है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं क्या, बाकी चौथी दफा? यार देखिए, मैं वैसे बात पूरी अपनी क्या हो रहा है? नहीं, देखिए वो मेरा राय है कि मेरा ख्याल है कि यूके ने उनका वीजा कैंसिल कर दिया, एक्सटेंड नहीं कर रहे शायद। ठीक है, वो तो 6 महीने पुरानी बात होगी ना। वो अब मेरा ख्याल है वो शायद उनकी जान पे बनाई है कुछ इस तरह। अच्छा, जो मेरे रिसोर्स है। ठीक है। तो लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो पूरी कोशिश करेगा, जो एब्सकॉन्डर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ, वो पूरी कोशिश करेगा कि बस या तो वहां से कहीं और निकल जाए अगर जा सके तो, लेकिन वो पाकिस्तान में आए। ठीक है जी, क्योंकि उनमें इतनी सकत नहीं है कि वो जेलें बर्दाश्त कर सके। उनमें इतनी सकत नहीं है कि वो अपना माल जो है वो रिकवर करवा सके। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे। ये सारी बहरहाल वो अपनी पूरी कोशिशें करेंगे, लेकिन आगे चल के हालात देखते हैं क्या बनते हैं। अब देखें भाई, हुकूमत पाकिस्तान की तो पूरी कोशिश है कि उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाए। ठीक है, चलें, ये इस पे मैं अभी मुअज़्ज़िज़ मेहमान और भी ज्वाइन करते हैं मुख्तलिफ जमातों से, उन पे मैं बात करता हूँ। अच्छा, चलें, नज़ाकत साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। नज़ाकत साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। नज़ाकत साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं। नज़ाकत भाई आपकी तरफ मैं आता हूँ, एक मेरा छोटा सा और सवाल है इरफान जिलानी से। इरफान भाई, ये आज जो तंजीम साजी की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, आपने तो तंजीम साजी तो अब करनी है, लेकिन पिछली तंजीमों को भी आपने जो है ना वो सारा उखाड़ पे छाड़ दिया, बड़े नाराज नजर आए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। एक ऐसा मुद्दा था जिसके ऊपर इमरान खान साहब बहुत फर्म थे, बहुत स्टैंड लिया करते थे और हमेशा टारगेट किया करते थे कंटेनर्स पे चढ़ के कि ये अपनों को नवाजते हैं, ये वो जमातें हैं जो अपनों को नवाजती हैं, मेरी जमात में ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड फाइनली वही हुआ, आप हारे और इसी वजह से हारे, जो अब वजह सामने आ रही है और एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट दिस पीटीआई के बारे में। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वाकई ही जो नूरे नजर लोग थे उनको टिकटें दी गई, बांटी गई, अपनों को सराहा गया, इसी वजह से यही मेन रीजन है कि आप हारें। कैसे देख रहे हैं सर इतनी बड़ी तब्दीली जो अंदर एक न्यू पीटीआई बनती नजर आ रही है? देखिए आसिफ साहब, मेरे तकरीबन सारे सवालों का जवाब ही आपने जो है खुद ही दे दिया है। आप बताएं ना बातों में। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये देखिए, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शुक्र है खुदा का, और अवाम भी देख रही है कि पाकिस्तान कोई एक ऐसी जमात तो है जो खुद अभी पर बिलीव रखती है। आप देखिए, कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात के हुक्मरान लीडर ने कभी एक्सेप्ट किया हो, वरना तो ये सारे रोना गाना जी धांधली हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा हुआ क्यों? वो तो अच्छी बात है ना, एक्सेप्ट कर लिया, हुआ क्यों? गलती कहाँ है? क्या इमरान खान साहब को बताया नहीं गया था? क्या बड़े लीडर्स को पता नहीं था? इमरान खान साहब के साथ जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब धोखा दे रहे हैं इमरान खान। मुझे अगर आप मुकम्मल करने देंगे तो मैं बिल्कुल, मुझे आप मुकम्मल करने देंगे तो मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, कि आसिफ साहब देखिए कि जब एक ग्लास होता है उसमें पानी ओवरफ्लो हो रहा होता है ना, अच्छा, वो फिर डेफिनेटली जब ओवरफ्लो हो रहा होता है तो गिर रहा होता है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमी पोजीशन भी इस तरह की हो गई है कि कारकुनान का मतलब एकदम से इतना ज्यादा इजाफा हुआ और तहरीक इंसाफ की तरफ लोगों का इतना ज्यादा झुका हुआ। मैं तंजीमी तौर पे बात कर रहा हूँ आपको कि जी चीजें आमतौर पर डिस्टर्ब हो जाती हैं और वो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्हीं चीजों को अब दूसरी चीज, पाकिस्तान वो वाहिद जमहूरी जमात है पाकिस्तान में जो अपनी पार्टी में न सिर्फ खुद एहतसाबी पर अमल करती है, बल्कि आप ये देखें कि कभी आपने कि नून लीग की तंजीम तहलील कर दी गई या पीपल्स पार्टी की तंजीम तहलील कर दी गई, वहां तो सारी बादशाहत है। वहां तो अब आप देख लें, जुनैद सफदर तैयार हो रहा है अगली हुकूमत के लिए। तो मकसद कहने का मकसद ये है, और उस पर भी मेरा अपना अलग राय है
सफदर को क्यों तैयार किया जा रहा है उस पे बात कर वो लेते पता हैं। है। कर लेते नहीं हैं वो उस पे। पता है जी, वो शहबाज शरीफ की टक्कर में इनको चलो वो तो आगे मैं बात करूंगा ना उस सफदर को खड़ी कर रहे हैं। पर तो मैं बात करूंगा, पहले जरा खैर, अपनी अपने पॉइंट मैं ये अर्ज ये कर रहा हूँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो तंजीमी सेटअप तहरीक इंसाफ का है वो हमेशा से वजीर आजम साहब बिल्कुल उसको देखते थे, चलाते थे, करते थे, लेकिन यकीनन वो एक ऐसे ओहदे पे फायद है इस वक्त कि उनके पास और भी बहुत से मसले मसाइल है। यकीनन कहीं ना कहीं गलती हुई है, इसको तमाम पूरी तरीके इंसाफ ने इसको एक्सेप्ट किया है और इसी गलती को सुधारने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं दूसरा फेज जो बल्दियाती इंतखाबात का केपीके का उसमें पीटीआई को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं जी तकरीबन उम्मीदवार जो है वो जो आजाद जीते हैं वो पीटीआई से ही ताल्लुक था उनका, जो मोस्टली है। तो मैं नहीं समझता ये केपीके इलेक्शन जो ये प्रोपेगेंडा शोर हो रहा है, सारा ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। देखें फर्क तो इनको पड़ा है कि जो नून लीग की सीटें थी वो जेईआई जीत गई, बस पड़ा है। अच्छा ये बगले बजा रहे हैं, चले वो तो वैसे भी एक है ना, वो तो वैसे भी शायद इत्तेहाद कर लें वहां पे आपके खिलाफ, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पीडीएम भी हो सकता है तो बाकी सब हो सकता है। नजाकत भाई सर वेलकम अगेन। और आप जरा बताइएगा ये आज जो हुआ है, जो तंजीम साजी नई तरह से की गई है, पिछली सारी तंजीमों को हटा के अब एक नई तंजीम बना दी गई है। पीटीआई थोड़ा सा मुझे नजर आ रहा है कि वो डिसअपॉइंट हुए हैं केपी के इलेक्शन से, जिसके अंदर खास तौर पे उस इलेक्शंस के बाद जरदारी साहब इन होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं फ्रंट पे आके जो है अब खुद मैदान में आ रहा हूँ हुकूमत के खिलाफ। नवाज शरीफ साहब की आमद के चर्चे शुरू हो गए हैं अचानक केपीके के इलेक्शंस के बाद ना। ये बड़ा जैसे कुछ टाइम सेट था कि जैसे ही कुछ ड्रॉबैक होगा पीटीआई के खिलाफ फौरन से दोनों जमातें, जो बड़ी जमातें, वो मैदान में आ जाएंगी। तो कैसे देख रहे हैं सर इस पूरी सूरत हाल को? जो पीटीआई की तंजीमें डिसॉल्व हुई हैं, एक तो इनका अपना इंटरनल मैटर है कि ये तंजीमें डिसॉल्व करें या रखें, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि जो सस्टेन कर सकेगी आगे या वो सस्टेन कर सक रही है। इसका यही अंजाम होना था। आपको याद होगा कि वक्त था कि काफ लीग जो कॉस्मेटिक तरीके से पार्टियां बनाई जाती हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका अंजाम आखिर में यही होता है जो काफ लीग का अंजाम हुआ, जो पीटीआई का अंजाम होने जा रहा है। वो तो ये सारी अलग था, ये तो मकबूलियत सुन लेना है ना, वो ये सारी ये वही है, ये सारी फार्मूले के तहत बनती हैं ये सारी पार्टियां। ठीक है, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो अगले इलेक्शन में पीटीआई का हाल होने जा रहा है, मेरे ख्याल में काफ लीग से भी बेहतर हाल होने जा रहा है। अच्छा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो पेंट करके पार्टियां बनाई जाती हैं, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पार्टियों के अंदर की जाती है, पार्टियां बनाई जाती हैं पाकिस्तान के अंदर, उन पार्टियों का आखिर में यही हाल होता है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ कोई पार्टी नहीं है, बल्कि एक जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग करके लोगों को इकट्ठा करके एक क्लब बनाया जाता है या कोई इस तरह से चीज बनाई जाती है। अच्छा। ये इंशाल्लाह अपनी मौत ही। आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक दफा असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि अपने वजन से गिरना शुरू हो गए। इंशाल्लाह पाकिस्तान लीडरशिप पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करना जानती है और पाकिस्तान के लोगों के दिलों के अंदर बसते है। वो लोग उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम इदारे डोमेन में रहें और फैसिलिटेट ना करें, बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की सूरत में पाकिस्तान के लोग जिसको भी मैंडेट देते हैं उसका एहतराम पाकिस्तान के तमाम इदारों को करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आइंदा जो आपने आसिफ अली जरदारी साहब की बात की या नवाज शरीफ साहब की बात की, मैं आइंदा जो पाकिस्तान के अंदर मुकाबला होने जा रहा है वो बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला होगा। तहरीक इंसाफ को आपको माइक्रोस्कोप से भी इंशाल्लाह नजर। अच्छा चलिए, ये एक नया मौकफ आया है, ये एतजाज हसन साहब ने भी इस पे बात की है। उन्होंने कहा जी कि वो असल में पंजाब में मुकाबला भी जो है नून और पीपल्स पार्टी के बीच में होगा। तो ये आप आपस में दोनों जमातें जो है इस तरह सोच लेते हैं, आपस में इस तरह की गुफ्तगू हो रही है, या रियलिटी में भी कुछ इस तरह की चीजें होने वाली हैं सर? देखिए उसका आपकी तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं, बस आप देखें ना। मैं आपको एक चीज बता दूं, कराची से लेके खैबर तक आप ईमानदारी से बताएं, ऑन एयर बताएं कि आपके घर में गैस की है? पता नहीं सर। कराची से पाकिस्तान के लोग इस पर गुजर रहे हैं। जो बददुआएं पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और उसको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने वालों के लिए लोग बददुआएं दे रहे हैं, तो वो आपको नजर नहीं आ रही है? पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह महंगाई है, इकोनॉमी कोलैप्स करने जा रही है। ठीक है। एक सूबे का सिटिंग गवर्नर कहता है कि हमारे मुल्क को
IMF के हवाले कर दिया गया है। हाँ। तो ये पूरे सर्कमस्टांसेस है ना, आपको नजर नहीं आ रहा कि ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान के अंदर है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ही मुकाबला होगा। ये इनका हाल काफी से बेहतर होने जा रहा है और बहुत ज्यादा दुख की बात नहीं है। ये जो इलेक्शन हुआ है KPK के अंदर बल्दियाती, ये इसमें पहली दफा हुआ है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट अपने बल्दियाती आ रही है और जो KPK के अंदर प्राइम मिनिस्टर समेत तमाम इनके जो फेडरल मिनिस्टर है, प्रोविंशियल मिनिस्टर है, सब ने इंटरफेरेंस की इलेक्शन के अंदर। तमाम इलेक्शन मिशन के जो लॉज थे उनको वायलेट किया। आपको इस चीज का भी पता होगा कि को भी हो सकता है नोटिस मिला हो, क्योंकि इमरान खान ने भी वहां पे जाके खुद इलेक्शन कैंपेन के अंदर तकरीबन हिस्सा लिया है। ये सारी चीजें आपके सामने है, लेकिन PTI का KPK से इलेक्शन हार जाना, पाकिस्तान के तमाम जो जितनी इलेक्शन है उसमें PTI का हार जाना, इस चीज की गमती करता है कि पाकिस्तान के लोग को इबरत का निशान बनाएंगे। क्योंकि जो PTI के जराए, जो PTI ने जुल्म किया है पाकिस्तान के अवाम पर, उसको पाकिस्तान के अवाम कभी माफ नहीं कर। अच्छा, अब जरा एक और मेरा पॉइंट है, इस पे भी बात कर रहे थे इरफान भाई भी, जिसको मैंने भी पर्सनली अप्रिशिएट किया कि ये कुछ पहली दफा होता नजर आ रहा है, या मेरी नॉलेज में ऐसा होगा कि जिस तरह वो हारे हैं, लेट्स सपोज उन्होंने शिकस्त तस्लीम की है और इमरान खान साहब ने साफ कहा है कि हम जो है वो नालायकियों की वजह से हारे, आइंदा सिफारिश या रिश्वत, ये जो सतानी जितनी भी है, ये बर्दाश्त नहीं होगी और इस बेसिस के ऊपर कोई भी कैंडिडेट दोबारा नहीं आएगा। तो उन्होंने पूरी तंजीमें इस बेसिस के ऊपर कि दोबारा ऐसा ना हो सके पूरा रीस्ट्रक्चर करने के लिए किया है। आप इसको एक अच्छा स्टेप नहीं देखते सियासत में? देखिए, इमरान खान अपने इसी तरह से इमरान खान को मिले और आइंदा जो इमरान खान को मिलेंगे वो इसी तरह से इमरान खान अपने रकम चाटेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान के लोगों के दिल दुखे हुए ना, आज PTI का कोई नुमाइंदा कराची से लेके खैबर तक कोई PTI ओपन अवाम के ऊपर रह के अवाम के अंदर जाके कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता। इनको अपने हेलमेट पहन के अवाम के अंदर जाना पड़ेगा। और मैं एक चीज और बताऊं कि इमरान खान और उनकी जो टीम है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। ये काउंसलर बनने के लायक लोग नहीं थे जिनको फेडरल मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बना के पाकिस्तान के लोगों के ऊपर मुसल्लत किया गया। इनको पाकिस्तान की जो रियल लीडरशिप है या जो रियल जर्नलिस्ट है या पाकिस्तान का कोई भी बाशऊर आदमी, इवन की पूरी दुनिया इमरान खान को ट्रस्ट नहीं कर रही। उसको पता है कि 2018 का जो इलेक्शन था वो फेक इलेक्शन था, सिलेक्ट इलेक्शन था। पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जो पाकिस्तान के हुदूद दरबे से वाकिफ नहीं। ठीक हो गया, मैं वापस आता हूँ, छोटा सा ब्रेक है यहाँ पे। नाज़रीन, मेरे मौजूद मेहमान मेरे साथ हैं और PMLN से भी हमें मौजूद मेहमान ज्वाइन करेंगे। ब्रेक है, वापस आने के बाद यहीं से आगाज करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं ऑफ कोर्स लाइव विद आसिफ मलिक। बात हो रही है मुल्क में बड़ी जमातें जो हैं वो आमने सामने होती फिर से नजर आ रही हैं। कभी ये सियासत में वैसे चलता रहता है, कभी एक जमात का पलड़ा भारी होता है, कभी दूसरी जमात का पलड़ा भारी होता है, कभी तीसरी जमात का पलड़ा भारी होता है। तो इस हवाले से जो है वो अक्सर ये जो दाव पेच नजर आता रहता है मुख्तलिफ जमातों का। इस वक्त भी जब PTI को थोड़ी सी शिकस्त हुई है KPK में, तो बाकी दोनों जमातों का प्रेशर PTI पे पड़ता नजर आ रहा है। मैं मुबश्शिर मीर साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये आप बात कर ली, चले आपने नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो बात होगी आपसे। ये जो खासतौर पे तंजीम साजी की गई है, तंजीमों को तोड़ दिया गया और नई तंजीमें बनाई गई, ये जो पर्सनल कह लें इमरान खान साहब का अपना एक इंटरेस्ट है सियासत में, उनका इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट की बेस पे पाकिस्तान की बका के लिए हमेशा से कहते हैं जी मैं आया हूं और मैं कोई गलत काम नहीं होने दूंगा। उन्होंने आज एक एग्जाम्पल भी दे दीजिए, सब कुछ उन्होंने तोड़ दिया, कुछ भी नहीं रहेगा और एक जमात बना दी, एक तंजीम बना दी है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये अच्छा स्टेप है या क्या ये अपनी हार तस्लीम कर लेना है? क्या ये इनको नेगेटिव कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा इनकी सियासत के ऊपर, हिट तो नहीं करेगा ये डिसीजन इनको आगे जाके? कैसे देख रहे हैं इस डिसीजन को आप सर? जी आसिफ साहब, एक चीज तो ये है कि मुझे इस बात पे तो बहुत हैरत है कि PTI अभी भी वहां पे हमें दूसरे नंबर की मौजूदा जो मरहला हुआ है उसमें दूसरे नंबर पे हमें नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है उसके पास तो एक दो लोग हैं। उनके पास तो वो है ही नहीं कि वो तो तीसरे नंबर पे भी वो कोई काबिले एहतराम पोजीशन पे नहीं खड़े हुए। तो मुझे नहीं समझ आती कि उसके हवाले से इतना बड़ा दावा जो है वो कैसे किया जा सकता है। नंबर एक की बात है। नंबर दो ये है कि ये तो इंटरनल मैटर है। जाहिर है कि अगर उन्हें, मेरा ख्याल है कि अगर इदराक हुआ है कि हमने मतलब वो
टिकट दिए हैं या गलत हमारे फैसले हुए हैं, हमारे लोगों ने गलत फैसले किए हैं, और बहुत ज्यादा इंतजार करने की बजाय दूसरा मरला आने से पहले ही उन्होंने अगर एक्शन ले लिया है, तो ये तो मेरा ख्याल है और तस्लीम भी कर ली है, तो इसको एक अच्छे अंदाज से भी देखा जाना चाहिए। लेकिन एक बात और भी है, उसको भी साथ को रखें कि पाकिस्तान पूरे का पॉलिटिकल कल्चर क्या है। आप देखिए मुझे कि जैसे आपने कहा कि हमारे दोस्त भी कह रहे थे कि बहुत सी पार्टियां बनी और पार्टियां आउट हो गई। इस वक्त आप मुझे बताएं कि सब 50 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साइज कितना छोटा हुआ है, क्या इंक्रीज हुआ है या रिड्यूस हुआ है? पंजाब से, केपीके से, बलूचिस्तान से, इवन सिंध से कितना रिड्यूस हुआ है। तो लिहाजा तशवीश की बात तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए होनी चाहिए कि जो साइज इतना रिड्यूस हुआ है आफ्टर 20 इयर्स, वो मेरा ख्याल है कि उसके लिए तशवीश की बात है। बाकी ये है कि जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें लोगों का मूवमेंट होना और अपने लोगों को नवाजना और मफादात का टकराव जिसे कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारे सिस्टम के अंदर इतनी बुरी तरह मौजूद है कि लोग अपने करीबी लोगों को नवाजते हैं। करीबी लोगों को नवाजने का अमल जो है वो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ सियासत में नहीं है, बल्कि आपके बहुत से इदारों में वो जो है ना वो मौजूद है। यही वजह है कि करप्शन भी ज्यादा है और लोगों को सजाएं भी नहीं मिलती। मैं हैरत है मुझे इस बात पे भी कि एक शख्स जो कि हाईकोर्ट का जज बनता है, उसका बेटा भी हाईकोर्ट का जज कैसे बन जाता है? ठीक है, जबकि वो कोई इम्तिहान पास करके नहीं आता, वो कोई इम्तिहान पास करके नहीं आता, बल्कि वो एक ताल्लुकात की बुनियाद पे आते हैं लोग। तो लिहाजा ये एक तो पॉलिटिकल कल्चर है। ओवरऑल तमाम सियासी पार्टियों को इस बात पे तशवीश होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी होनी चाहिए, पीटीआई वेरी मैच्योर थॉट, वेरी मैच्योर थॉट, उनको भी होनी चाहिए कि पाकिस्तान में मजहबी शिद्दत पसंदी का वोट जो है उसमें इजाफा हुआ है, और वो आप देखें कि वो क्यों हुआ है, उसके ऊपर बात सोचनी चाहिए। कोई पॉलिटिकल वोट नहीं बढ़ा। मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी पॉलिटिकल फेस वो नहीं है जो दूसरी पार्टियों का है, जो पीपल्स पार्टी का है, जो नून का है, जो पीटीआई का है। फजल रहमान साहब की पार्टी का फेस बिल्कुल डिफरेंट फेस है। अगर वो पार्टी आगे आ रही है तो इन तमाम पार्टियों को तशवीश होनी चाहिए कि पॉलिटिकल लोग फेल हुए हैं। ओवरऑल जो मजहबी शिद्दत पसंदी के रुझान रखते हैं उनमें इजाफा हुआ है। लिहाजा ये ज्यादा चैलेंजिंग बात है पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए। ठीक हो गया। इरफान भाई, ये आपको सियासी जमात क्यों नहीं समझा जाता? ये क्या तासुर है सर? मैं खुद भी अब हैरान होता हूं कि ऐसी कौन सी कमजोरी आपने दिखा दी है या बाकी जमातें आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हैं? इसके पीछे क्या वजह है सर? रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा जी। मैं आपको बताता हूं ये जो इतना ना, उसकी असल रीजन ये है। आज ही की मिसाल ले लेते हैं। आज डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साबिक वजीर आला सिंध, उन्होंने इतना बड़ा जलसा कर दिया है हैदराबाद में आज कि इनकी टांगे कांपना शुरू हो गई है पीपल्स पार्टी की। ये आपने पिछले दिनों देखा मुराद अली शाह साहब जो सूबा असेंबली सिंध में जो है वो एकदम से सिंधी बन गए थे। तो उसकी वजह भी यही थी कि देखें माजी में अल्ताफ हुसैन साहब ने भी कराची के साथ यही किया कि वो एकदम से जब इलेक्शन या कोई चीज करीब आती थी या उनकी मकबूलियत कम हो रही होती थी जमात की, तो वो फौरन महाजर बन जाते थे, फौरन जी महाजरों के दुख दर्द साझा जाते थे। पीपल्स पार्टी का भी यही हाल है कि जब वो देखते हैं कि कब भाई हम तो केपी से भी गए, पंजाब से भी गए, बलूचिस्तान से भी गए, ऐसा नहीं अब हम सिंध से भी जा रहे हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है इस वक्त के अंदर। अच्छा, लास्ट टाइम भी तो वो फौरन मुराद अली शाह साहब जो है वो फौरन सिंधी बन गए, आपने देखा। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है कि जो इस वक्त नौजवान नस्ल है सिंध में रहने वाली, जो खासतौर पर सिंधी स्पीकिंग नौजवान नस्ल है, वो अब इन सारी चालों को समझ गई है। मैं इरफान भाई आपकी तरफ वापस आता हूं। हमें ज्वाइन किया है निसार अहमद चीमा साहब ने, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब से। सर अस्सलाम वालेकुम। चीमा साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी भी गुजारिश सुन लेंगे जी। सर बिल्कुल मैं आपकी गुजारिश सुना हूं। चीमा साहब, मेरी मिसेज आपकी पेशेंट है 151376 जी, उनकी या चेक करें क्या कह रहे हैं निसार चीमा साहब, प्लीज जरा इनको फिर लाइन पे लें दोबारा। अच्छा ठीक है, इरफान भाई कंटिन्यू कीजिए।
प्लीज मुझे तो मुकम्मल करें सर। वो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की टांगे इस वक्त इसलिए कांप रही है क्योंकि इनका सिंध से भी सफाया होता हुआ इन्हें महसूस हो रहा है, नजर आ रहा है। तो और पीपल्स पार्टी किस मुंह से ये सारी बातें कर रही है, हमारी तो समझ में नहीं आ रही। ये पंजाब में कोई सीटें नहीं ले सकते, ये केपी सीटें नहीं ले सकते, ये बलूचिस्तान में कोई सीटें नहीं ले सकते, ये बिल्कुल फारिग जमात है। अच्छा, पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक हिसाब है, वो हमने बचपन में एक मिसाल, कि इनका वो हिसाब है जैसे कुरान में एक आयत है, तो ये कहते हैं जी कुरान में लिखा हुआ है कि मस्जिदों की तरफ रुख ना करो। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो कसम भी खा लेते जी, खुदा की कसम कुरान में लिखा हुआ है। हम भी कहते हैं हाँ जी बिल्कुल कुरान में लिखा है, लेकिन पूरी बात नहीं बताते कि कुरान में लिखा है मस्जिदों की तरफ रुख ना करो जबकि तुम हालत नशे में हो। ठीक है, तो ये आधा झूठ इन्होंने, आधा सच आधा झूठ इस तरह से बोला। जो गवर्नर साहब का, गवर्नर पंजाब के बयान को कोट किया, वो बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी थी। बिल्कुल आप ही के चैनल पे मैंने अली सरवर साहब को न सिर्फ क्लैरिफिकेशन दी बल्कि उनको क्लिप भेजा पूरा कंप्लीट, जिसमें उसमें कहीं ऐसा उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने एक उठा लिया। तो ये जब ये इसी तरह अपना आधी बात करके कौम को, इसी तरह आपने देखा अभी पिछले दिनों नून लीग ने जो जई तई की है, आपने देखा है, तो वो दरअसल मरियम बीबी ये फरमा रही थी उस वॉइस नोट में कि देखा आपने कि मैंने किस तरह मीडिया को जो है वो अपने हाथ में कर कर तो इस कौम की जई तई कर दी है। इरफान भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ। निसार चीमा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? निसार चीमा साहब, सर निसार चीमा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? निसार चीमा साहब, निसार चीमा साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हेलो चीमा साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी आवाज आ रही है सर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। चीमा साहब, आपका इंतजार था, हम मौकफ लेना चाहते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। अभी मेरे मौजूद मेहमान तमाम जमातों से मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार भी हैं मौजूद हैं, बात हो रही थी, आपका होना बहुत जरूरी था। PMLN के हवाले से आज बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स कुछ हुई हैं, अचीवमेंट तो नहीं कहूंगा लेकिन डेवलपमेंट कह लें, अचीवमेंट आपके लिए है। सुना है अयाज सादिक साहब जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए, क्या उनकी वापसी जो है वो कोई एज अ लीडर वापस आ रहे हैं वो, या फिर उनको लंदन से कहीं निकाला तो नहीं जा रहा? वो जो आपको पता है पहले वीजा रिजेक्ट होने की खबर आई थी 3-4 माह कबल, तो उस वक्त एक पिटीशन दोबारा से दायर की गई थी और कहा गया था कि 5-6 महीने लगेंगे ये प्रोसेस होते भी उनको निकलते हुए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक रास्ता बनाया जा रहा उनकी वापसी का? देखिए, उनकी वो तो देखें, कोई बामरे मजबूरी उनको भेजा गया, वो तो अपनी खुशी से नहीं गए। अगर ये उनकी ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी मुमकिन है वापस आए और आके अपने मुल्क और कौम संभालें, और वो मेरा ख्याल है कि जो ही उनकी मौलवी ने इजाजत दी तो एक लम्हे की तखीर के बगैर फौरन आ जाएंगे जी वापस। अच्छा, ठीक है। अभी इमरान खान साहब की बातें सुनी आपने जो इजलास में आज वो कर रहे थे कि उनको तो कोर्ट की तरफ से सजा हुई है, वो तो अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके, वो कैसे आके वजीर आजम बन सकते हैं? ये कैसी बातें फैलाई जा रही हैं, कैसे देखते हैं सर इसको? ये बताइए, ये फरमाइए, ये फरमाइए कि जिस जज ने सजा दी, देखिए पहले तो ये कि वो नैब जो है जिसने वो केस जो सारे जो इन्वेस्टिगेशन करते रहे, जिन्होंने केस बनाए, वो नैब वो है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने ये कहा कि नैब के इदारे की कारकर्दगी के बारे में उनके सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उस इदारे ने अपनी पार्शियलिटी का इमेज जो बुरी तरह मजरू कर दिया है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर सजा भी तो दी ना सर, सुप्रीम कोर्ट ने तो बारे में सुप्रीम कोर्ट के अपने अल्फाज दिए हैं कि ऐसा शर्मनाक किरदार कि हमारे सर भी शर्म से झुक गए। अंदाजा कर लें कि नैब के बारे में और वो सजा देने वाले जज के बारे में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स क्या है। ठीक है, उसके बाद उस सजा की कोई अखलाक की कानूनी हैसियत रह जाती है। बात यह है कि ये क्या, ये आपको पता है कि हमें शुरू से हमने कहा है कि नैब इंडियन शोर्ट जो है जिसको अनहोली अलायंस हमने कहा है, नैब और पीटी गवर्नमेंट का सर इम्पोर्टेंट ये है जी तो खत्म हो जाएंगे, यकीन है जी। अच्छा, खत्म हो जाएंगी। आपको क्या कोई एश्योरिटी मिली है आपको कि सजाएं खत्म हो जाएंगी, नवाज शरीफ साहब आराम से वापस आ सकते हैं, उनको पकड़ा नहीं जाएगा? दाद साहब हैं, हमारे दामन साहब हैं, कोई जवाब है कि एक बुनियाद पे बेटे से लेने की वो उसका जिक्र नहीं हुआ, ये क्या तरीका है? ये कि मज़का खेज की बुनियाद पे, मज़का खेज किस्म के किरदार के, एक शर्मनाक किरदार के हामिल जज ने जो सजा दी, एक कमजोर से केस में कमजोर सी बुनियाद पे एक इस तरह के किरदार के हामिल शख्स ने सजा दी, उसकी क्या हैसियत रह जाती है? और वो सजाएं कभी नहीं इंशाल्लाह कायम नहीं रह सकेंगी। नहीं, इसकी क्या गारंटी क्या है? नवाज शरीफ साहब अगर जेल में चले जाते हैं तो उनको मंजूर है जेल जाना, मसला तो नहीं है?
दोबारा जेल में बीमार तो नहीं हो जाएंगे? सेहत भी तो खराब हो जाती है ना अक्सर। नहीं, जेलों से डरने वाले वो नहीं है, जेलों से डरने वाले नहीं है। वो सेहत खराब हुई थी तो बाहर वो फेस करेंगे, लेकिन ये कि इस तरह का जो ये जुल्म और ज्यादती पे मबनी ये जो निजाम है, इसको देखें ये कि ये इसका शख्साने है जो सजाएं जो है बिल्कुल गैर अखलाकी, गैर कानूनी सारी, और जिस तरह के जजों ने सजाएं दी उनका किरदार भी आपके सामने है। ठीक है, चले आपने पूरी कहानी, चले ठीक, वो तो अभी वक्त बताएगा। अभी ये बताएं कि लीडर कौन है सर पीएमएल-एन का? फ्यूचर कौन वजीर आजम बन रहा है? ये एक दूसरे के ऊपर उंगलियां क्यों की जा रही हैं? अभी इरफान साहब कह रहे थे चौथा भी इन्होंने एक नया जो लीडर है वो भी लॉन्च कर दिया मार्केट में। जुनैद सफदर साहब की बात कर रहे थे। क्या है सर लीडरशिप किस तरफ जा रही है पीएमएल-एन की? कि पार्टी के अंदर ही तो आपस में कोई तजाद नहीं शुरू हो गया? नहीं, क्या आपका सवाल मैं नहीं समझा। क्या सर पार्टी में जो लीडरशिप है वो एक दूसरे को आपस में कुछ तजाद होता नजर आ रहा है। एक शहबाज शरीफ की साइड है, एक मरियम साहबा की साइड है। लीडरशिप में कोई मसला नहीं है। देखें वहाँ तो हमारे यहाँ तो देखें कोई मसला ही नहीं है। हमारे कायद मियां नवाज शरीफ है, सदर हमारे मियां शहबाज शरीफ है, कोई मसला नहीं है जी। क्या कोई मसला नहीं है? अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आ सकते, लेट सपोज, और आते हैं, उनको जेल हो जाती है और किसी वजह से भी वजीर आजम की कुर्सी पर नहीं बैठते, आप जीत जाते हैं, लेट सपोज जीत मिल गई आपको, देखें चले ठीक, कौन कुर्सी पे कौन? शहबाज शरीफ साहब बैठेंगे, ये कंफर्म है सबको। देखिए उसका फैसला जो है वो मियां नवाज शरीफ जो कायद हैं उन्होंने कर लिया, लेकिन ज़ाहिर है कि पार्टी के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, उनसे हम ये है कि वो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें ज़ाहिर है कि वज़ारत उज़्मा के लिए सबसे मौजूद जो उम्मीदवार हो सकते हैं वो मियां नवाज शरीफ ही हैं, तो सबको नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, पीटीआई की शिकस्त के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। केपीके के अंदर हमने एक शिकस्त देखी, आप ही की इत्तेहादी जमात जो है, खासतौर पे जेयूआईएफ मौलाना साहब जो कि बड़े क्लोज हैं आपके, खासतौर पे पीएमएल-एन के, उनको बड़ी अच्छी जीत मिली है वहां पे। क्या वजह देख रहे हैं सर उनकी जीत की? देखें बात यह है कि ये ज़िमनी इलेक्शन जितने आज तक हुए हैं उनकी गालिब अक्सरियत देख लें पंजाब में हर जगह, हालांकि हुक्मरान जमातें आमतौर पर जीतती हैं ज़िमनी इलेक्शन, बलदियाती इलेक्शन और कंटोनमेंट की इलेक्शन, लेकिन हर जगह पीटीआई ने बुरी तरह मार खाई है, बुरी तरह शिकस्त खाई है। पंजाब में भी तकरीबन हर जगह मुस्लिम लीग नून जीती है, कंटोनमेंट की इलेक्शन भी पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीती है, और ये है कि जहाँ वहाँ पे केपी में भी ये पीटीआई पूरी तरह शिकस्त खा गई है। तो मतलब ये असल ये है कि इनकी करतूत इसके जिम्मेदार हैं, जो इन्होंने जुर्म किया है महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में कौम पे, उसका नतीजा है। पर अवाम ने आइंदा इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में इससे ज्यादा रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करना है और इनको ये निशानी बना के रख देना है जी। अच्छा, पीएमएल-एन तो सर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, वहां पे कोई सीट्स वगैरह ज्यादा नहीं जीती, तो पीएमएल-एन भी खुश नजर आ रही है, इसकी वजह कोई अलग वजह है इसकी? अब चलें हम ना जीते तो क्या हुआ, तो खैर वो तो हारे। हमने तो सारे ज़िमनी इलेक्शन भी जीते, कंटोनमेंट के इलेक्शन भी जीते, वहाँ भी ये कि जेयूआई हमारी इत्तेहादी जमात है, पीडीएम में शामिल है, इसी बात मुख्तलिफ जगहों पे उसको सपोर्ट किया है, ठीक हो, और ये उसकी जीत को हम अपनी जीत। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल सर, खासतौर पे पीपल्स पार्टी के हवाले से होगा, क्या पीपल्स पार्टी जो है वो भी एक बड़ी हरीफ बन सकती है आपके लिए पंजाब में? ये क्या तासुर दिया जा रहा है कि जंग तो असल में जो है पंजाब में वो पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी की होने वाली फ्यूचर में? नहीं, अभी तो खैर पीपल्स पार्टी पंजाब में बहुत कमजोर है। अच्छा। और ये है कि ये लेकिन ये है कि अगर जरदारी साहब खुद मैदान में आ रहे हैं, विभाग की सियासत वो करती है, विभाग पे बिलीव करती है, तो हमारी ख्वाहिश है कि वो चारों सूबों में ये है कि बिल्कुल एक मौसम किरदार अदा करे जी। चलें, ये तो जबरदस्त हो गया जी। मैं चलें सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। यकीनी तौर पर आप आज मसरूफ भी थे और आपकी सेहत भी कुछ नासाज थी जी। मैं आपकी तरफ आऊंगा, नज़ाकत साहब, ये सुना आपने पीएमएल-एन के हवाले से, तो आपको क्या लग रहा है कि ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस है? क्या नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो क्या उनको जेल नहीं होगी? ये क्यों अश्योरिटी मिली है इनको? ये इतने कॉन्फिडेंट क्यों है कि नवाज शरीफ आएंगे और वजीर आजम बन जाएंगे? आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे कोई टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है इसकी? देखें, मैं अनफॉर्चुनेट ये हमारे मुल्क के साथ में बड़ा रियलिस्टिक होकर बात करूंगा, प्लीज आई अप्रिशिएट दैट, कि जब इस मुल्क के अंदर एक पार्टी की लीडरशिप को फैसिलिटेट किया जाता है, अगर वो उसको किसी तरह के केसेस भी होते तो उसको रिलीफ भी मिल जाता है, उसको बैरून मुल्क जाने भी दिया जाता है। लेकिन अगर इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को इस तरह कभी रिलीफ ना मिलता जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को मिला। अच्छा, मिला या मिल रहा है? अगर
देखिए जो उनका इमरान खान की गवर्नमेंट ने खुद नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट सर, करके वो तो हेल्थ बेसिस पे था ना, वो तो रोकते तो इमरान खान साहब तो कटहरे में आ जाते। आपने साबिक मैं कह रहा हूँ कि आप देख लेना पंजाब की जो हेल्थ मिनिस्टर है वो सारी चीजें मॉनिटर कर रही थी। वो खुद एक डॉक्टर है, बिल्कुल ऐसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जी। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को खुद पीटीआई के लोगों ने, पीटीआई की गवर्नमेंट ने लंदन भेजा और वो तो इंसानी बुनियादों पर ना किसके कहने पे भेजा ये एक अलग बहस है। लेकिन सिर्फ मैं डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्स से हमेशा विक्टिमाइज किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मौके पे अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई लीडरशिप होती तो उसको किसी सूरत में कोई रिलीफ ना मिलता। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। चलें, ठीक हो गया। मैं इरफान भाई, आपको क्या लग रहा है, ये खास रिलीफ मिल रहा है पीएमएलएन को, या आप लोगों ने जो कोई रिलीफ दे दिया इनको? और ये पीपल्स पार्टी वाली बात को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई पीपल्स पार्टी के खिलाफ नाइंसाफी होती है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैं पीपल्स पार्टी की तो खैर बात नहीं करूंगा, लेकिन हमें महसूस होता है, मैं जाती तौर पे मैं समझता हूँ, महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनके लोग हर जगह बैठे हैं, आपको पता है ऑलमोस्ट। हम तो मैं तो अक्सर भी यही बात करता हूँ। अक्सर आप मीडिया को टारगेट करते नजर आते हैं इस बात पे। नहीं, मैं अक्सर ये भी बात करता हूँ, मीडिया में भी बैठे हैं इनके लोग। आपने वो तो अक्सर आप कहते रहते हैं, कोई ढकी छुपी बात रही नहीं ना, वो तो खुल के सारी चीजें सामने आ गई। और इदारों में भी आप कह रहे हैं कि नाम जो मरियम नवाज ने लिया वो तो मतलब खुल के सामने आ गया कि वो इनके लिए काम कर रहे हैं, इनकी बी टीम बने हुए हैं, नून लीग बनी हुई है। तो आप कह रहे हैं हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे इनके लोग बैठे हैं, मतलब हर जगह मुश्किलात है, हर तरह के लोग हैं, इनके लोग भी बैठे हुए हैं जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। माजी में भी ऐसा हुआ है, चीजें हैं, बहरहाल सारी चीजें। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं आसिफ साहब, बात यह है कि चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, ये मकबूलियत का अंदाजा शायद मुझे नहीं मालूम किस चीज से लगाते हैं, लेकिन मकबूलियत का अंदाजा आपको उस चीज से हो जाएगा कि जब आवाम जो है वो इंशाल्लाह ताला 2023 में दोबारा इमरान खान को न सिर्फ मुंतखब करेगी बल्कि 2/3 अक्सरियत से तहरीक इंसाफ को इस बार जिताएगी। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं जी। देखिए, अवाम के सामने अभी बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जो अवाम के सामने सही तरह से पेश नहीं किए गए, और हुकूमती स्ट्रेटजी ये है कि इंशाल्लाह ताला अब आने वाले दिनों में तमाम मंसूबे जो बड़े मंसूबे हैं जो मुल्क को तरक्की के लिए हैं, वो मंसूबे अवाम के सामने रखे जाएंगे। फाइनली फैसला करना है। अच्छा, ठीक हो गया। अवाम ने खुद फैसला करना है कि लोगों को यही नहीं पता कि दयामीर भाषा डैम पे काम चल रहा है। पहले कागजों में चलता रहता था, फंड जारी होते थे। इस वक्त हमने वो रिपोर्ट जारी की है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वो रिपोर्ट जारी की है, बाकायदा उसकी वीडियोस रिलीज की है अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के लिए कि देखिए जी, आपके पैसे चोरी नहीं हो रहे इस बार, आपके पैसों से हम कोई लंदन में फ्लैट नहीं खरीद रहे, आपके पैसे हम कोई सिरे महल नहीं बना रहे कहीं। तो देखिए ना, सबने माजी में यही किया, आगे भी। अब इनका काम सिर्फ इतना रह गया है कि किसी तरह से झूठा प्रोपेगेंडा करके हमें बारी दोबारा मिल जाए, तहरीक इंसाफ को हम फारिग करें और हमें दोबारा से बस माल कमाने की बारी मिल जाए, तो हम इंशाल्लाह ताला ये सारा कुछ कर देंगे। पाकिस्तानी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर है। आप इंशाल्लाह 2023 में इनको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि ये याद करेंगे इंशाल्लाह। इन दोनों जमातों को हम सिरे से खात्मा कर देंगे। अच्छा, सिरे से खात्मा कर देंगे, ठीक। जो आपको सियासी जमात नहीं समझते, आप उनको सिर चलें। बड़ा एक टफ कंपटीशन है। अब मैं इस पे वाइंड अप करूंगा मुबशिर मीर साहब आपके कमेंट के ऊपर। ये इस कमेंट को आप कैसे देखते हैं कि नून लीग को थोड़ी सी फैसिलिटेशन मिल रही है, फैसिलिटेट किया जा रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी को कभी फैसिलिटेट नहीं किया गया, उनके खिलाफ एक अजीब कार्रवाई की जाती है, नाइंसाफी की जाती है। कैसे देखते हैं आप, वाकई इस तरह का कोई दौरा मयार है? मेरा नहीं ख्याल कि गुज़श्ता 20 साल की जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसमें दोनों को बराबर की सतह पे जो है वो सपोर्ट मिली है। आपको याद है कि पीपल्स पार्टी के जराए ने ये बात जो है वो लीक की थी कि एनआरओ जब दिया गया था तो पीपल्स पार्टी ने भी फायदा उठाया था, बिल्कुल, और दोनों को 5-5 साल दिए गए थे। और आपको याद होगा कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो भी बहसीयत सदर बीमार होकर काफी महीने दुबई में रहे थे, तो उनको भी एक फैसिलिटेशन मिली थी बीमारी में। फिर उसी जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो वो भी 48 डेज या 2 महीने के करीब जो है वो भी जाकर लंदन में रहे थे। तो लिहाजा दोनों को 5-5 साल पूरे भी करने दिए गए हैं और दोनों को बीमारियों में रिलीफ भी दिया गया है। और अभी भी मैं समझता हूं कि जरदारी साहब के भी केसेस जो हैं वो काफी हद तक जो है वो हमें खत्म ही होते नजर आ रहे हैं। तो अब दोनों सूरतों में देख लें, या बाहर बैठ के रिलीफ ले लें या मुल्क के अंदर अपने केसेस को खत्म करवा लें, तो रिलीफ तो बराबर रिलीफ मिल रहा है, बराबर का मिल रहा है। दोनों को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। दोनों मुल्क की पार्टी हैं, दोनों मिल के साथ
अच्छा, ये जो बज़ाहिर लड़ाई है, ये बज़ाहिर ही लड़ाई है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाकी जो है ना, पर्दे के नीचे कुछ और ही है, वहां पे कोई लड़ाई। अच्छा, चलें, ये पर्दे के पीछे क्या है, ये तो इस पे बिल्कुल आगे बात करेंगे, लेकिन वक्त की किल्लत की बिना पे मुझे ऑफ कोर्स ये टॉपिक यहीं वाइंड अप करना पड़ेगा। मेरे मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत ही तवील डिबेट है और मेरे ख्याल में इस पे बात करते चले जाएंगे तो माजी भी सामने आ जाएगा और जो हाल की सूरत हाल है, आप एक पॉइंट को कवर करेंगे तो 10 और पॉइंट्स आप निकल आएंगे जिस पे बात करना भी जरूरी हो जाएगा। सो इस वक्त ऑफ कोर्स बड़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन है। लेट्स सी अब ये केपीके के इलेक्शन हारने के बाद अचानक सिचुएशन डेवलप की जा रही है या इन रियलिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मकबूलियत है वो खो रही है। ये आइंदा आने वाले दीगर जो इंतखाबात हैं फेज 2 केपी का, उसमें अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद मजीद इस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात पीर के रोज रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।